हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है, भारत उदय। कल भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। पहला पदक जीता है रवि दहिया ने, जिन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में रूस के पहलवान जावुर युवेव को हराकर ये पदक जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है। और दूसरा, पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 1980 के बाद हॉकी में कोई पदक जीता गया है। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा भारतीय ओलंपिक दल के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा खत्म, कंपनियों को बड़ी राहत। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन टैक्स की वह प्रक्रिया है जिसमें यह कानून के पास होने की तारीख से पहले लागू हो जाती है। मतलब अगर 26 सितंबर को ये कानून लागू हुआ है या पास हुआ है तो इसे 20 सितंबर से भी लागू किया जा सकता है। कोई देश इस तरह के कानून इसलिए पास करता है ताकि वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स वसूली में कानूनी दिक्कत का सामना न करना पड़े। टैक्स विवाद होने पर सरकारें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रूट का सहारा लेती हैं और अपने वर्तमान कानून में संशोधन करती हैं, फिर उसे पुरानी तारीख से लागू कर दिया जाता है। यूपीए सरकार में लागू किए गए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पिछली तारीख से लगने वाला कर को सरकार हमेशा के लिए दफन करने जा रही है। इस साहसिक कदम से विदेशी निवेशकों के बीच भारत की साख मजबूत होगी और विदेशी निवेश बढ़ेगा। इसी के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से जुड़े वोडाफोन और केयर्न एनर्जी के सभी मामले खत्म होने की राह खुलेगी। एयर इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन के विनिवेश में भी आसानी होगी। केयर्न एनर्जी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में भारत के एस्टेक्स पर दावा कर रही है, जिसमें एयर इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन के एसेट्स भी शामिल हैं। कुछ वैश्विक अदालतों में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में भारत की हार से देश की छवि को भी धक्का लगा है। टैक्स एक्सपर्ट असीम चावला ने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले खत्म होने से मुकदमेबाजी में बर्बाद होने वाले सरकार के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार को यह काम 2014 में ही कर देना चाहिए था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा। देखिए, अभी तक आपको पता होगा कि बच्चों को स्कूल, प्राथमिक स्कूलों में आप कह सकते हैं कि बुलाने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, यानी कि जो इंटरवल में खाना मिलता था वो स्कूल की तरफ से या सरकार की तरफ से दिया जाता था। अब इसमें जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत अब बच्चों को मॉर्निंग में नाश्ता भी दिया जाएगा ताकि बच्चे सही ढंग से पढ़ सकें, क्योंकि एक शोध के तहत ये पाया गया है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होगा। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। इसकी तैयारी तेजी से शुरू कर दी गई है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। साथ ही उन्हें मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक को संसद की मंजूरी। इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को गुरुवार को संसद में मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग गठित करने के प्रावधान करने वाले इस विधेयक को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनि मत से मंजूरी दी गई है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक होना कितना चाहिए? देखिए, AQI को इसकी रीडिंग के आधार पर 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच,
AQI को अच्छा कहा जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक कहा जाता है, 101 से 200 के बीच मध्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में सार्वजनिक सूचना के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का विकास हुआ और यही इसे जारी करता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की गुणवत्ता को बताता है। यह बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 श्रेणियां होती हैं, जैसे अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर, जैसा कि आपको बताया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है वो है महंगाई के बावजूद विकास दर पर बना रहेगा रिजर्व बैंक का फोकस। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य फिर उसी यक्ष प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई थामने को ब्याज दरों को बढ़ाया जाए या फिर आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए ब्याज दरों को नरम ही रखा जाए। दो दिनों से मंथन चल रहा है। इस बारे में बनी सहमति की घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को करेंगे। आर्थिक विशेषज्ञों व शोध एजेंसियों का कहना है कि महंगाई के तेवर देखने के बावजूद एमपीसी की तरफ से कम अगले 5-6 महीनों तक ब्याज दरों को स्थिर रखने की ही कोशिश होगी, ताकि कोरोना की लहर से अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिशों को कोई धक्का न लगे। देखिए, मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर समाज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जाए। अगर हम मौद्रिक नीति को और समझें तो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लिखतों के उपयोग से है, जिसमें कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। मौद्रिक नीति किसकी नीति है? मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ बढ़ाया जा सके। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि गुरुवार को यस बैंक की तरफ से जारी आर्थिक रिपोर्ट में बताया गया कि जून 2021 की एमपीसी की बैठक के बाद महंगाई की स्थिति बिगड़ी है। हालांकि हमारा अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में यह कम होने लगेगी, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में स्थिरता आ गई है और आयातित वस्तुओं के कारण महंगाई का खतरा काफ़ी कम हो गया है। वैसे बाजार में तरलता की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तरलता को कम करने का कोई भी कदम काफ़ी सोच समझकर उठाना होगा, कहीं इसका उल्टा असर ना हो जाए। रेपो रेट 4% पर है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियों ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को घटा दिया है। 2 माह पहले की समीक्षा में आरबीआई गवर्नर ने वादा किया था कि अगर जरूरत पड़ती है तो ब्याज दरों को नीचे लाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन इत्यादि। देखिए, अभी चैनल पर हम एक बैंकिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको भारतीय बैंकिंग का इतिहास, आरबीआई का इतिहास, फिर जो इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, एसएलआर, सीआरआर या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, काफ़ी विस्तृत रूप से
समझाया जाएगा, तो आप उस सीरीज को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, आर्थिक सुधारों पर नहीं ठिठकेंगे सरकार के कदम। पुराने मामलों पर कर यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले के पिछले एक दशक से चल रहे विवाद को विराम देकर मोदी सरकार ने फिर दिखाया है कि बड़े आर्थिक सुधारवादी कदम उठाने का राजनीतिक मादा वह खूब रखती है। पिछले एक पखवाड़े में विपक्ष की लामबंदी के बीच सरकार ने आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ाया है। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, आपको पहले ही पेज की न्यूज़ में बता दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में जो कानूनी संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसे भी विपक्ष निश्चित तौर पर सरकार पर हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह फैसला इसलिए किया गया है कि कोरोना के बाद बदले माहौल में जब वैश्विक कंपनियां निवेश के लिए भारत की तरफ देखें तो उनके सामने टैक्स को लेकर कोई अनिश्चितता ना हो। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने को लेकर भारत अभी बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सरकार की तरफ से संकेत है कि आने वाले दिनों में आर्थिक सुधारों और इकोनॉमी को मजबूत बनाने को लेकर कुछ और बड़े फैसले लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो कि है एडिटोरियल पेज। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, यानी कि पहला आर्टिकल है, न थमने वाला जाति का मंथन, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। इन्होंने आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से जो अब राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी हो जाती हैं, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां चमकती रहती हैं। और फिर से जिस तरीके से मेडिकल में ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को लाभान्वित करेगा। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। आर्टिकल में बताया गया है कि सवाल है कि जातियों को अलग अलग खांचों में बांटकर देखना चाहिए या नहीं। कई नेता ये भूल जाते हैं कि इस विविधता को जोड़ने वाली कोई एकता भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जाति समग्रता में ही जीवित रह पाएगी। जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वे शायद नहीं समझ रहे हैं कि इससे जो विष निकलेगा वह उन्हें ही मारेगा। यानी कि जो जातिगत गणना कराना चाहते हैं कुछ नेता, उससे उन्हें ही दिक्कत होगी। आपको पता होगा कि जातिगत जनगणना सिर्फ एक बार हुई है, वो भी 1931 में। पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारक रूसो ने कहा था कि किसी भी समाज में गुटों के बनने से हमेशा नुकसान होता है, पर यदि गुट बन ही गए हैं तो जितने ज़्यादा बन जाए उतना अच्छा है। जातीय जनगणना के पक्षधर लोगों के मन में कई तरह की अवधारणाएं हैं, तो जातियों की अनुमानित संख्या की ही तरह किसी ठोस धरातल पर नहीं खड़ी है। पिछड़े वर्ग के जो नेता इसकी मांग कर रहे हैं वे यह मानकर चल रहे हैं कि बीपी मंडल ने मंडल आयोग की सिफारिशें करते समय पिछड़े वर्ग की जो कुल जनसंख्या बताई थी वह कम है। मंडल ने कहा था कि कुल आबादी का 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जातीय जनगणना से असलियत सामने आ जाएगी और फिर उन्हें आरक्षण का कोटा बढ़ाने का आधार मिल जाएगा। सवर्ण जाति के लोगों के मन में यह डर है कि कहीं उनकी संख्या जो अभी बताई जाती है उससे कम निकलेगी। इन दोनों ही की उम्मीद और आशंका का आधार 1931 की आखिरी जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। उनका अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उस समय देश की आबादी मात्र 27 करोड़ थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भी भारत का ही हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 1931 की जनगणना के आंकड़े को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से 2010 में सप्रसंग सरकार ने पिछड़ी जातियों की जनगणना का मन बनाया, लेकिन फिर वो पीछे हट गई। मोदी सरकार ने भी 2018 में सदन में कहा कि 2021 की जनगणना में पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी, पर अब कह रही है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। मार्च 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था कि यह बहुत उलझा मुद्दा है। पिछड़े वर्ग की जातियों की एक केंद्रीय सूची है, एक राज्यों की सूची है, कुछ राज्यों में ऐसी सूची ही नहीं है। देखिए, अब ये जो जनगणना की बात चल रही है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में जनगणना शुरू कब हुई। तो भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई थी।
1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई है। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी और जो आगामी जनगणना होनी थी 2021 में, वो कोविड की वजह से डिले हो गई है। अब अगर बात करें कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो पहले जनगणना आयुक्त थे हेनरी प्लाउडेन। हेनरी प्लाउडेन पहले जनगणना आयुक्त थे। अगर हम जनगणना 2021 के थीम की बात करें तो इसका थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 जनगणना की थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। और अगर हम 2011 जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त की बात करें तो उसके जनगणना आयुक्त 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी थी और 1872 में, ये इतिहास पहले जान लीजिए, 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना हुई थी। यानी कि पहली जनगणना हुई थी 1872 में और संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। 1872 की जो जनगणना हुई थी वो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद ये 10-10 साल के अंतर पर होने लगी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे सी चंद्र मौली। याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता के बाद थे सी चंद्र मौली। जनगणना की शुरुआत 1831 में हुई थी, ये 81 में हुई थी, ये आपको पता चल गया। लेकिन जाति पर ये जनगणना आधारित नहीं थी, लेकिन जाति पर जो आधारित जनगणना थी वो 1931 में की गई थी। 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि कहते हैं कि क्रांति को असफल करने का तरीका यही है कि उसे होने ना दिया जाए। इसलिए इस सामाजिक विखंडन को रोकने का भी यही तरीका है कि उसे होने ना दिया जाए, क्योंकि इस एक बार यह हो गया तब संख्या में छोटे छोटे इन जाति समूहों को भी एहसास होगा कि सौदेबाजी की राजनीति का सिलसिला लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। तब इस विविधता को एकता की जरूरत महसूस होगी, पर इस उपक्रम में समाज में कितना विष निकलेगा, वह कितना अमृत, यह किसी को नहीं पता। नेक्स्ट आर्टिकल है कमजोर धुरी पर टिकी विपक्षी एकता। देखिए, ये विपक्षी एकता पर जो थर्ड फ्रंट आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर जो तीसरा समूह बनाया जा रहा है, पार्टी बनाई जा रही है एकजुट होकर, उसमें ममता बनर्जी को लीड करने के लिए बोला जा रहा है, कभी नीतीश कुमार को लीड करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा बनता दिख रहा है उसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उनको हराने के लिए ये तीसरा मोर्चा बन रहा है। हालांकि ये आर्टिकल कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ खास डाटा भी नहीं है। नई खेल संस्कृति का नतीजा, टोक्यो ओलंपिक अभी जारी है और भारत ने 2 रजत पदक समेत कुल 5 पदक अपनी झोली में कर लिए हैं। यदि कुछ और पदक मिल जाते हैं तो इनकी उम्मीद भी है, तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। आशा की जानी चाहिए कि ऐसा ही होगा। अभी तक जिन भी खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं वे बधाई और प्रशंसा के हकदार हैं। उन्होंने अपने साथ देश का नाम भी ऊंचा किया है और यह उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भारत खेल जगत की एक बड़ी ताकत बन सकता है। अब तो यह भी लग रहा है कि उन खेलों में भी हमारे खिलाड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं जिनमें कुछ समय पहले तक कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती थी, जैसे एथलेटिक्स। इसी तरह आखिर किसने कल्पना की थी कि हॉकी की पुरुष और महिला दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ और पुरुष हॉकी टीम ने तो 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक भी अपने नाम कर लिया है। यह स्वर्णिम आभा वाला कांस्य पदक है, क्योंकि हर देशवासी भारतीय हॉकी के उत्थान के सपने देख रहा था। हॉकी में मिला कांस्य पदक देश में इस खेल का कायाकल्प करेगा। इस उम्मीद के साथ यह भी कामना करनी चाहिए कि महिला हॉकी टीम भी एक नया इतिहास लिखे। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज, और इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि सीरिया में आतंकी गतिविधियों की अनदेखी
का जोखिम नहीं उठा सकता विश्व। और ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को नज़रअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने इलाके में आतंकवादी समूहों के फिर से सिर उठाने और राजनयिक हथियारों तक उनकी पहुंच बनाने की आशंका को लेकर आ रही खबरों पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने सीरिया रासायनिक हथियार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में यह टिप्पणी की है। तिरुमूर्ति ने कहा है कि इस साल जनवरी में परिषद में शामिल होने के बाद से भारत आतंकवादी समूहों और कुछ लोगों के रासायनिक हथियारों तक पहुंच बनाने की आशंका के खिलाफ लगातार आगाह कर रहा है। इस क्षेत्र में आतंकी समूहों के फिर से सिर उठाने की बार बार आ रही खबरों को लेकर चिंतित हैं। फिर डेल्टा वेरिएंट का बढ़ रहा है खतरा, 135 देशों में पहुंचा। देखिए, दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ रहा है। WHO ने बताया है कि यह बेहद संक्रामक वेरिएंट अब 135 देशों में पहुंच गया है। डेल्टा की भारत में सबसे पहले पहचान हुई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार बुधवार को कोरोना मरीजों का वैश्विक आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि अब तक 42 लाख से ज़्यादा पीड़ितों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इब्राहिम रईसी ने संभाला ईरान के राष्ट्रपति का पद। ईरान में गुरुवार को इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। संसद में आयोजित समारोह में काले रंग की परंपरागत पगड़ी बांधे रईसी ने कुरान पर दाहिना हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाने की शपथ ली है। रईसी की पहचान एक कट्टरपंथी विद्वान की है, जिसका असर आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज में देखने को मिल सकता है। वह ईरान के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। रईसी अमेरिकी समेत ज़्यादातर पश्चिमी देशों के खिलाफ सोच रखने वाले नेता हैं। ऐसे में जबकि ईरान की 2015 में हुए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों से वार्ता चल रही है, उस पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। रईसी ने अपने शुरुआती भाषण में इसके संकेत दे दिए हैं। तो ये आज का 6 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।